दोस्तों नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव और लोकसभा की 543 सीटें। वक्त है 16 से 17 महीनों का। उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, यानी सरकार कोई स्कीम का ऐलान नहीं कर सकती है और इसी 16-17 महीने के भीतर एक ऐसी प्लानिंग करनी है जिसके दायरे में 543 सीटें आ जाए। ये जानते समझते हुए कि देश के अलग अलग राज्यों का मिजाज अलग अलग तरीके का है। ये जानते समझते हुए कि क्षत्रपों की राजनीति इस दौर में सोशल इंजीनियरिंग को भी साधना जान चुकी है और इस देश के भीतर में हिंदू मुस्लिम को किस काट के आश्रय खत्म किया जाए और अपने वोट बैंक को बरकरार रखा जाए, यह भी समझ रही है। और इन सब के बीच विपक्ष एकजुटता का सवाल भी बार बार उभार पर है। लेकिन यहां तो सवाल एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का है जिसके सदस्य 18 करोड़ से ज्यादा के हैं, जो दावा करते हैं, लेकिन चेहरा एक ही है। एक ही चेहरे के आश्रय और उसे ही लार्जर देन लाइफ बनाकर इस देश के सामने 2024 के चुनाव के लिए फिर से रखना है। तो कैसी बिसात होगी, कौन सी प्लानिंग होगी और कैसे इस देश के अलग अलग राजनीतिक मिजाज को साधने की कोशिश होगी। शायद 2024 का चुनाव यह जानते समझते हुए कि 10 बरस की राजनीतिक सत्ता ने इस देश के भीतर आम लोगों के कांधे पर मुश्किलों की गठरी को लाद दिया है। उस गठरी के भीतर महंगाई है, बेरोजगारी है, भविष्य किस अंधेरे में जा रहा है और किस उजाले में कैसे आए, यह एक अबूझ पहेली है। यानी दर्द और मुफलिसी जो 10 बरस के भीतर धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई, वह कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद और शायद हिंदुत्व के आश्रय उसे मिटाने की कोशिश जरूर की गई। लेकिन 2024 में क्या इन सारी परिस्थितियों की उम्र पूरी हो जाएगी और उसके बाद एक नए तरीके की राजनीति इस देश में आएगी, या फिर यह मान लिया जाए कि दरअसल जब जनता की हवा चलती है तो उसमें बड़े बड़े कद्दावर नेता भी बह जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो क्या वाकई मोदी के सामने जनता की वो हवा 2024 में चलेगी, या जिस प्लानिंग के आश्रय बीजेपी खुद को मथ रही है और नरेंद्र मोदी के चेहरे के आश्रय 2024 में इस बाजार में यानी चुनावी बाजार में खड़ा होना चाहती है, वही एक नए तरीके की हवा तो पैदा नहीं कर देगी जिसमें क्षत्रपों की कतार में आपके जहन में नीतीश कुमार की राजनीति आ सकती है, ममता बनर्जी की अपनी बिसात आ सकती है, चंद्रशेखर राव का अलग अलग जगह घूमते हुए सबको जमा करने की सोच आ सकती है, अखिलेश यादव का यादववाद और ओबीसी की राजनीति को साधने का प्रयास आ सकता है, शरद पवार उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा और हिंदुत्व के वोट में सेंध लगाने की स्थितियों को पैदा कर सकते हैं। तो एक ही चेहरे के आश्रय सभी को साधना है और भाषणों के जरिए उन शब्दों के आश्रय जो शब्द बोले जाएं और नारे की शक्ल में इस देश के भीतर गूंजने लगे। लेकिन प्लानिंग क्या है? और इस 543 लोकसभा की सीटों पर 2014 और 2019 से आगे निकलने की सोच भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के भीतर पालनी है और उनके जहन में भर देना है जीत 2019 से बड़ी होने वाली है। यह उत्साह और उल्लास हर किसी को सत्ता के साथ जोड़ेगा या उस चेहरे के आश्रय उम्मीद को जगा देगा। इस प्लानिंग के भीतर आज जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस देश के भीतर में जो 543 लोकसभा सीटें हैं उसमें बहुत साफ तौर पर टारगेट है 245 सीटें ओबीसी के शब्द के जरिए या ओबीसी के नारे के जरिए या ओबीसी के वोटों का ध्रुवीकरण करके 245 सीटों पर सेंध लगाई जा सकती है। प्लानिंग का पहला हिस्सा ओबीसी इसलिए क्योंकि हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात से जो निकली थी उसका बहुत छोटा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इस्तेमाल किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। आखिरी चरणों में अयोध्या के चक्कर और काशी और केदारनाथ के दरवाजे पर गए जरूर, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो प्रयोगशाला गुजरात में हिंदुत्व के आश्रय देखी गई वह 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं देखी गई। उसके पीछे राष्ट्रवाद की सोच हो सकती है। इस देश के सेना के साथ खड़े होकर कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने का एहसास भी राजनीतिक सत्ता ने कराया। लेकिन फिर वही सवाल, क्या हिंदुत्व से निकलकर ओबीसी की प्रयोगशाला में यह देश समाने लगा है?
और आजादी के बाद से अलग अलग राजनीतिक दलों ने पहले मुस्लिमों को साधा, फिर दलितों को साधा, बीच में आदिवासियों को भी साधा, लेकिन अब सियासत ओबीसी के दायरे में जाकर टिक गई है। तो प्लानिंग के हिस्से को जरा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस प्लानिंग के भीतर अगर राजनीतिक सत्ता ने उम्मीद और आस नहीं जगाई, अलग अलग योजनाओं का ऐलान जाति के नाम पर और अपनी प्लानिंग के आश्रय नहीं किया, यानी नजर आएगा राष्ट्रीय तौर पर, लेकिन उसका असर और पेनिट्रेशन जो होगा वह वोटों के ध्रुवीकरण किस रूप में ओबीसी के दायरे में हो, उसके दायरे में 245 सीट इस देश की आती है अलग अलग राज्यों में, उस पर भी आएंगे कैसे। जो हिंदू मुस्लिम के दायरे में इस देश में 160 सीट आती है। अब एक सवाल यह है कि 160 सीट को लेकर हिंदू मुस्लिम का दायरा, यानी वोटों का समीकरण मुस्लिमों के काउंटर में हिंदुओं के समीकरण को एक साथ कर दे और वो हिंदू अपनी जाति को ना देखे कि वो दलित है, आदिवासी है, या फिर उच्च जाति का है, या फिर ओबीसी के दायरे में आता है, भूल जाए वो पिछड़ा है, दलित है, भूल जाए सारी चीजों को। यह राजनीति का दूसरा मंत्र। तीसरा मंत्र इस देश के 46 सीटों का, 86 सीटों का है, 86 सीटों का, जहां पर दलित कार्ड को किस रूप में खेलना है और उसको कैसे बाकी चीजों के साथ जोड़ना है जिससे जीत मिल जाए, और यह पूरा आंकड़ा धीरे धीरे कैसे 400 के टारगेट के लेकर चला जाए, यह प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा है। और इसके दायरे में 490 सीटों का हमने आपसे जिक्र किया। 543 में से 490 सीटें निर्धारित हैं। 245 ओबीसी, 160 हिंदू मुस्लिम, 86 दलित सीट। अब इसमें अगला सवाल किसी के जहन में आएगा, तो क्या देश भर में घूम के अलग अलग तरीके से चीजें निर्धारित की जाएंगी, लेकिन यह पूरा देश तो एक ही है? जी नहीं, यह पूरा देश एक नहीं है। अगर चुनाव के आश्रय इस देश को समझना है तो जो पहले फेज के चुनाव होते हैं उसमें किन राज्यों को लिया जाए और वहां कौन सा इशू डेवलप हो, दूसरे फेज में कौन सा इशू डेवलप कहां पर किया जाए, तीसरे फेज की हवा कैसे बदल दी जाए। उत्तर प्रदेश में इसका एक राजनीतिक प्रयोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश की दिशा में बढ़ते हुए बड़े सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रयोग किया गया, जिसमें सफलता बीजेपी को मिल गई। इसी सफलता को राष्ट्रीय तौर पर दोहराने के लिए किसी के भी जहन में आएगा, यह तो इलेक्शन कमीशन तय करता है कि फेज कौन सा होगा, कैसे होगा, उसमें आप कैसे तय करेंगे। अब यह बातें पुरानी हो गई है। नई बात यह है कि राजनीतिक सत्ता से मशविरा करके क्या इस देश में चुनावी प्रोग्राम को घोषित किया जाता है। यह कोई सवाल नहीं है। किसी भी अगर विपक्ष के नेता से पूछिएगा, बोलेगा नहीं नहीं, इलेक्शन कमीशन सहमति जतलाता है, सहमति लेता है और उसके हिसाब से एक प्लानिंग करता है कि जो सत्तानुकूल नजर आए। तो किस रूप में प्लानिंग होनी है और उसके आश्रय जिस वेलफेयर स्कीम का हम आपसे जिक्र करना चाह रहे हैं उसकी तादाद कितनी होगी। और लोकसभा विधानसभा चुनाव जहां खत्म होते हैं उसके बाद लगभग 3 महीने का समय बचेगा, जो विधानसभा से मतलब साफ है। जैसे अभी गुजरात के चुनाव हैं, आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, इनके भी चुनाव खत्म हो जाए तो 2023 के आखिरी हिस्से में आकर आप खड़े हो गए। नवंबर दिसंबर का महीना है और मार्च तक नोटिफिकेशन होना है, तो 3 महीने का वक्त है। और उसमें भी आप बजट नहीं ला पाएंगे, और बजट लाएंगे तो कोई बड़ा ऐलान नहीं कर पाएंगे। उस दौर में 3 महीने और उससे पहले विधानसभा चुनाव में जीत चाहिए, तो ऐलान दर ऐलान होते चले जाएंगे। जैसे आज प्रधानमंत्री कर्नाटक में थे तो वहां कुछ उन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन सीटों के दायरे के बाद सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस देश की इकोनॉमी आम लोगों का हित साध नहीं रही है। अर्थव्यवस्था इस देश की लोगों की जरूरतों को पूरा कर नहीं पा रही है, और वो करे भी कैसे, इसको लेकर कोई योजना सरकार के जहन में नहीं है, सिवाय इसके कि कॉरपोरेट अपनी पूंजी के आश्रय इस देश के बाजार और व्यापार को कुछ साइकिल के तौर पर ही चलाना शुरू कर दे, तो एक रफ्तार तो आए कि इकोनॉमी चल रही है, और बाकी काम बैंकों के आश्रय कर लिया जाएगा। जहां पर नोट छापना हो या कर्ज देना हो, यह सारी चीजें अपने तौर पर चलती चली जाएंगी। अब यहां से अगला सवाल शुरू होता है। जब हम जिक्र कर रहे थे तो शुरुआत में आई है 86 सीट जो दलितों को, उसके बाद ओबीसी की प्लानिंग आएगी और फिर हिंदू वाली प्लानिंग आएगी। जो दलितों का मसला है उसमें एक चीज समझिए कि कितने प्रतिशत
दलित अगर किसी एक राज्य में हैं वो मैटर करते हैं। इसको लेकर प्लानिंग बहुत साफ तौर पर जो भी चाणक्य है बीजेपी के भीतर में, वह इस प्लानिंग को एक आखिरी रूप दे रहे हैं कि दलितों के आश्रय दलित और मुसलमान एक साथ ना हो जाएं। ये 86 सीटों का मतलब यही है, क्योंकि मुस्लिम वोट बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखता नहीं है और बीजेपी भी मुस्लिमों को लेकर अपने ध्रुवीकरण की राजनीति में उनको हाशिए पर ढकेलती है। किसी भी मुस्लिम को वह कैंडिडेट को टिकट नहीं देती है। लेकिन उस मुस्लिमों की तादाद जहां पर जितनी है, उसके साथ अगर उस राज्यों के दलितों की तादाद मिल जाए और ओबीसी में से कोई छिटक कर चला जाए तो फिर वहां तो हार मिल जाएगी। तो उसको बचने के लिए दलित के जो खास तौर से 4 या 5 प्रदेश हैं जो बड़े मायने रखते हैं, उसको साधना है। उसमें सबसे पहले नंबर पर संयोग से 27% लिए हुए दलितों की तादाद उत्तर प्रदेश की है, वो बड़ा मायने रखता है और वहां की 80 सीटें हैं। यानी उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां पर 3 प्रयोग अलग अलग तरीके से होने हैं। हिंदू मुस्लिम भी होना है, ओबीसी भी होना है और दलित भी होना है। इन तीनों प्रयोग के आश्रय उत्तर प्रदेश को मथा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 27% दलित हैं और उत्तर प्रदेश के भीतर ओबीसी की तादाद लगभग 54% है और उत्तर प्रदेश के भीतर लगभग 19.5% मुसलमान हैं। अब आप सोचिए कि अगर इन 3 जातियों में अगर आपने सेंध नहीं लगाई, एक तरफ मुस्लिम जो धर्म के लिहाज से मानिए सेंध नहीं लगाई और अगर बिसात नहीं बिछाई, तो 80 सीटें किसी एक राज्य में आपके खिलाफ अगर चली गई और अगर आप 50 से नीचे पर भी अटक गए तो मुश्किल शुरू हो जाएगी। टारगेट बड़ा क्लियर है, 70 सीट तक आपको लाना है और 70 सीट लाने के लिए आपको जो उत्तर प्रदेश में जो 27% दलित है, वहां की तकरीबन 11 सीटों पर आपको दलित राजनीति की समझ होनी चाहिए। जो ओबीसी से जुड़ा हुआ मसला है वो लगभग यहां पर 45 सीटों पर आता है। तो 45 सीटें यहां हैं और वो दलित सीट है और इसके अलावा हिंदू मुस्लिम के दायरे में जो 19% का मसला है, उसमें बहुत साफ तौर पर लगभग 22 सीटें ऐसे हैं जिसके दायरे में हिंदू मुस्लिम की राजनीति से साधा जा सकता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि 3 बिसात बिछेगी। उस 3 बिसात को किस रूप में इस देश के भीतर में कैसे बनाया जाए, चलाया जाए, यह मैटर करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बिसात ओबीसी प्रयोगशाला की है, जो अभी तक हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर हमने बीजेपी के अलग अलग क्षेत्रों में देखा और इस देश के भीतर जहां भी सुगबुगाहट होती है, सांप्रदायिक तनाव की और हिंसा तक पहुंचती है, हर कोई मान लेता है विपक्ष का नेता यह बीजेपी का खेल है और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए यह सियासी चाल है। और इस पर बीजेपी कुछ कहती भी नहीं है, खामोशी बरतती है। वो जानती समझती है कि वोटों का ध्रुवीकरण कैसे होता है। अब यहां पर हमें लगता है कि दलितों की परिस्थिति में जो जिक्र कर रहे थे, 27% उत्तर प्रदेश, 21% बिहार मायने रखता है, क्योंकि अगर वो मुस्लिमों के साथ सटता है तो जिस प्रयोग को करने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आए हैं उसमें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए। तो बीजेपी को वहां भी चीजें साधनी है, ये जानते समझते हुए कि बिहार के भीतर में ओबीसी लगभग 61% के तकरीबन ओबीसी आकर वहां पर टिका हुआ है। ओबीसी की स्थिति अगर इस रूप में नाजुक होती चली जा रही है तो उसके भीतर की गरीबी भी बड़ी नाजुक है, जो कि लगभग 41% हिस्सा बिहार में ओबीसी का बीपीएल है, यह भी समझना होगा। लेकिन तीनों हिस्सों को जोड़िए, बिहार के भीतर में जो तादाद है वो 21% दलितों की है, 61% ओबीसी की है और मुस्लिमों की तादाद अगर अलग से आप देखना चाहें, उन्हें जातियों में हमने नहीं बांटा है, उस लिहाज से देखिए बिहार के भीतर में तो वह लगभग 16.5-17% है। यहां पर भी 3 दायरों में सेंध लगानी है। सही मायने में इस देश के भीतर में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा, झारखंड का एक छोटा सा हिस्सा, उत्तराखंड का एक छोटा सा हिस्सा, आंध्र तेलंगाना और कर्नाटक का एक हिस्सा, इन सारी जगहों पर और महाराष्ट्र का भी एक छोटा सा हिस्सा, इन जगहों पर तीनों स्तर पर प्लानिंग करनी है कि कैसे वोट बैंक को अनुकूल किया जाए। लेकिन हर किसी की रुचि है कि यह ओबीसी की प्रयोगशाला क्या होगी,
क्योंकि अब आरक्षण तो मतलब रह नहीं पा रहा, नौकरी बच नहीं पा रही, सारी चीज प्राइवेटाइज की जा रही है, प्राइवेट सेक्टर आरक्षण देने की सोचता नहीं है, सरकार दबाव बना नहीं सकती है, उस इकोनॉमी को भी चलाना है। तो यह इस सोच के आसरे जो अंतर्विरोध ओबीसी के आरक्षण को लेकर है वह खत्म भी होता है, लेकिन उसको लुभाने के लिए जातियों के आसरे भी और सामूहिक तौर पर भी अलग अलग स्कीम उनके लिए लाई जाएगी। उसकी संख्या उस 3 महीने के भीतर में लगभग 11 है, जो सिर्फ जातियों के आश्रय स्कीम लाई जाएगी और उनको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम, और मेन स्ट्रीम का मतलब यहां बहुत साफ है, सत्ता के साथ आपको खड़े होना है। लेकिन एक बात और देखिए कि ओबीसी की राजनीति करते हुए नीतीश कुमार, ओबीसी की राजनीति करते हुए तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, खासतौर से बिहार और यूपी के संदर्भ को समझिए, लेकिन इसका दूसरा सच भी आपको समझना होगा। अगर आप ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं और नौकरी मिल नहीं रही है तो गरीबों की स्थिति में सुधार कौन करेगा? और अगर आप खुद ओबीसी से आते हैं, यहां एक चीज और साफ होनी चाहिए, गुजरात में हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण वोटों की इसलिए जरूरत थी क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी की जाति जो है ओबीसी के दायरे में नहीं आती है, वहां पर उन्हें अपर कास्ट में रखा जाता है। और ओबीसी के दायरे में जब आप दिल्ली पहुंच गए तो उसके बाद उस वक्त के बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा पहले प्रधानमंत्री हैं जो ओबीसी हैं, यानी ओबीसी का खुला सिक्का उन्होंने खेल दिया। अब उस ओबीसी के भीतर का संकट यह है कि उत्तर प्रदेश में 54% जो ओबीसी की तादाद है उसमें 33% से ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे हैं। वह अपने आप को अपने क्षेत्र के ओबीसी नेताओं के साथ जोड़ने से हिचकते हैं। वो गरीब अपने तौर पे मानते हैं, पिछड़ापन साथ में लेकर चलते हैं और सत्ता से उम्मीद लगाते हैं कि शायद उन्हें कुछ मिल जाए। तो इस चीजों के आसरे वेलफेयर स्कीम का ऐलान होना है, जो उत्तर प्रदेश की 3 आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। देश भर के लिए अगर 11 है तो उसमें 3 उत्तर प्रदेश के लिए होगी। बिहार की स्थिति और नाजुक है, 61% ओबीसी होकर भी 41% से ज्यादा गरीबी की रेखा से नीचे हैं। और वहां पर जब नीतीश कुमार ओबीसी का जिक्र करते हैं या तेजस्वी यादव पॉपुलेशन का जिक्र करते हैं और सोचते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उतनी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन आपके पास राजनीतिक सत्ता है और उन्हें क्या मिला और उनकी जिंदगी बेहतर क्यों नहीं हुई? लगातार आपकी के पास सत्ता कोई आज से नहीं है, यह 1990 से है, यानी 30 साल से ज्यादा की परिस्थिति राजनीतिक सत्ता आरजेडी और जेडीयू के बीच अगर रही और वहां पर ओबीसी और उसमें गरीबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो सवाल कौन किससे करेगा? इस मुद्दे को कैसे उठाना है, इसकी प्लानिंग बीजेपी कर रही है। और इसमें बड़ा सहयोग होगा सुशील मोदी का भी, जो आने वाले वक्त में और तीखे तेवर के साथ आपके सामने नजर भी आएंगे। कमोवेश इस स्थिति में आइएगा। एक सवाल किसी के जहन में भी बार बार आ रहा था, जो हमने भी कुछ सवाल मंगवाए थे, उसमें एक सवाल हर कोई कह रहा था, क्या इस देश में कोई ओबीसी पॉलिटिकल पार्टी बन जाए खुले तौर पर, जैसे दलितों को लेकर बन जाती है, पर कास्ट को लेकर बन जाती है। अगर ओबीसी को लेकर खुले तौर पर बन जाए तो उसका तो जीत हासिल हो जाएगी। उसका जब हमने एनालिसिस कराना शुरू किया कि आखिर कितनी बड़ी तादाद है, तो आपको जानकर हैरत मिलेगी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, इन 6 राज्यों में 50% से लेकर 70% तक ओबीसी की तादाद है और इसके दायरे में 232 सीट आती है। यानी खुले तौर पर ओबीसी अगर आए तो यूं ही राजनीतिक सत्ता में उसका दखल हो जाएगा। वो बंट क्यों रही है? और हर राजनीतिक दल के भीतर का एक ओबीसी नेता को सामने वो पॉलिटिकल पार्टी लेकर आकर खड़ा कर देती है और जाति मान लेती है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब इसी के आसरे हम अपने आप को सत्ता के करीब पालें। इस परिस्थिति में आकर चीजें टिक जा रही हैं। लेकिन सवाल उसके आगे का भी, अगर आप इस देश के भीतर देखेंगे तो 40% से ज्यादा और 50% से कम, इसके दायरे में भी 122 सीटें आती हैं, यानी 232 और 122, यानी 350 से ज्यादा सीट तो यूं ही हो गई। 40% तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर वोट मिल जाए तो उसकी सत्ता निश्चित है, क्योंकि दूसरी तरफ 40% लेने वाला कोई होगा नहीं। वह 30% तक लेगा, 35% तक लेगा, बाकी तो बटेगा। तो अगर इस लिहाज से सोचिए तो 350 सीटें सीधे सीधे ओबीसी के दायरे में 40 से 70% के हिस्से में आती है। लेकिन हमें ओबीसी चाहिए माइनस यादव,
हमको दलित चाहिए माइनस जाटव। और जाटव की राजनीति करने वाले या यादव की राजनीति करने वाले इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि वह जब तक अपने आप को अपनी जाति में बांधे रहेंगे तब तक वह उस नामुमकिन परिस्थिति को मुमकिन कैसे बनाएंगे जिसकी सोच उन्होंने 2024 को लेकर पाल रखी है। दूसरा सवाल यह था, क्योंकि इस दायरे में जब हमने देखा तो 40 से 50 के बीच में गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन तमाम जगहों पर लगभग 43% मध्य प्रदेश में, बाकी सभी जगह 45% छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में 46%, राजस्थान में 48%, गुजरात में 47%। यह स्थिति है। नाजुक स्थिति ओबीसी की होती है महाराष्ट्र में, जहां 32% है। वहां चीजें आपको कुछ और चाहिए, तो वहां हिंदुत्व का मिश्रण था। हिंदुत्व के मिश्रण में चीजें बट गई। उद्धव ठाकरे के आप खिलाफ हो गए। जो आरएसएस चाहती है भैया उसको साथ तो ले लो और साथ लेकर तो चलो, आने वाले वक्त में साथ ही देगा आपका और आपको कहीं विस्तार ही मिलेगा। लेकिन खैर ये दूर की बात है। हरियाणा के भीतर 31% ओबीसी है, असम में 25% ओबीसी है। लेकिन इनके पैरेलल में दूसरी राजनीति जो हिंदू मुस्लिम की, जो इस देश को प्रभावित 2024 में करने वाली है, ओबीसी सही मायने में एक प्रयोगशाला है, राजनीतिक प्रयोगशाला चुनाव के लिए। लेकिन हिंदू मुस्लिम वोटों का एक ऐसा ध्रुवीकरण है जिसमें नफरत और शायद घृणा ये दोनों भरी हुई है। उसके आश्रय भी राजनीति को अगर साधना है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा 68% है, वहां की राजनीति को साधने के लिए एक गुलाम नबी आजाद चाहिए थे, मिल गए। अब उनके आश्रय चीजों को साधा जा सकता है। यह विधानसभा वाला मसला नहीं है, यह लोकसभा की एक एक सीट का मसला है, जो 2024 में खतरे की घंटी इस वक्त बीजेपी को इसलिए नजर आ रही है क्योंकि 10 साल की राजनीतिक सफलताएं तो उनके पास है, लेकिन सामाजिक सफलता, आर्थिक सफलता उसके हाथ में नहीं है। और लोग महसूस कर रहे हैं, उस दर्द को महसूस कर रहे हैं। युवा पीढ़ी महसूस कर रही है, रसोई में काम करने वाली महिला महसूस कर रही है, बड़े बुजुर्ग जिन्हें भविष्य निधि पैसा तक निकालना पड़ा वह भी महसूस कर रहे हैं। तो उन्हें भी साधना है। और उस साधने की परिस्थिति में देखिए, हिंदू मुस्लिम के दायरे में असम में 34% मुस्लिम, पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम, केरल में भी लगभग 26.5% मुस्लिम, उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम। यह जो राज्य है, इन राज्यों के आश्रय खेल कैसे होगा? ये बड़े डेंजरस राज्य हैं। किसी भी दूसरी जाति के मिलने से इनका वोट बैंक बढ़ जाता है। शायद इसीलिए राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर झारखंड के 15%, उत्तराखंड के 14%, कर्नाटक के 13%, महाराष्ट्र के 12%, गुजरात के 9.5% यह आते हैं काम। और दूसरी तरफ जहां पर आप बहुत कट्टर तरीके से खुद को हिंदूवादी प्रयोगशाला के दायरे में लाकर खड़ा करते हैं, वहां पर हमको सांप्रदायिक तनाव देखने को मिलता है। तो आपका सवाल यह भी हो सकता है, क्या 2024 से पहले ऐसी स्थिति भी बन सकती है क्या? क्योंकि आर्थिक सफलताएं तो है नहीं, लोगों का पेट भरा नहीं है, खाली पेट है। तो इन मुश्किल हालात में जो बिसात बिछ रही है 2024 को लेकर, उसमें क्या वाकई ओबीसी की राजनीतिक प्रयोगशाला, हिंदुत्व की सामाजिक प्रयोगशाला और दलितों के वोटों के समीकरण की प्रयोगशाला, इन 3 प्रयोगशालाओं के आश्रय क्या 543 सीट में से 490 सीट को साधा जा सकता है? और 490 सीट में से क्या 400 सीटें लाई जा सकती है? दरअसल पूरी प्लानिंग जो है इसी 400 सीट को पाने के इर्द गिर्द आपको घुमड़ते हुए नजर आने वाली है। और इसमें जो अब ऐलान होंगे, उसमें चाहे गुजरात के चुनाव नजदीक है, 2-3 ऐलान गुजरात को लेकर भी होने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री यात्रा करेंगे इसके बाद 3 ऐलान उसमें भी होने वाले हैं। उसके बाद जब हिस्सा आएगा कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहां पर कांग्रेस कमाल तभी कर पाएगी जब पहले खुद तो एकजुट हो जाए और खुद एकजुटता के साथ अपने आप को हराने में ना लगे, तब सामने वाला चुनौती देने के लिए उभर कर आएगा। अन्यथा ये तो खुद को ही हरा देंगे, तब आप क्या करेंगे? इस परिस्थिति में बीजेपी के सामने मध्य प्रदेश के किले को बचाना, कर्नाटक को बचाना, हर हाल में कर्नाटक की चाल में हो सकता है जेडीएस दोबारा से बीजेपी के साथ आकर चुनाव से पहले आप खड़ा होता हुआ उसे देख ले, ऐसा भी हो सकता है। इसमें कोई दुविधापूर्ण स्थिति नहीं है। लेकिन मुश्किल और बड़ा सवाल यह है कि जिन सीटों पर यह तीनों प्रयोग किए जाने हैं,
उसमें खास तौर पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो हम जिक्र पूरे देश के भीतर का करते हैं उसमें लगभग 19% शेड्यूल कास्ट है, 11% शेड्यूल ट्राइब है, 25% जनरल क्लास आता है, ओबीसी लगभग 45% आता है। ये एक हिस्सा, एक टेंटेटिव हिस्सा हर कोई मानकर चलता है। लेकिन इसमें कुछ राज्य और कुछ सीटें, वह सीटों की संख्या लगभग 96 सीट ऐसी है जो दलित मुस्लिम के मिलने से बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। उसके भीतर कुछ सीट ऐसी है जो ओबीसी के दायरे में अगर यादव भी छटक जाए और दलित में से जाटव छटक जाए और दूसरी तरफ मुस्लिम उसके साथ लग जाए तो भी खेल बीजेपी का बिगाड़ सकती है। यानी इस बार असल इंजीनियरिंग, सोशल और रिलीजियस इंजीनियरिंग, दोनों इंजीनियरिंग की प्लानिंग बीजेपी एक नए एस्पेक्ट में करना चाह रही है, जिसके जरिए इस देश के भीतर में 400 सीटों पर वह जीत रही है। यह उम्मीद कार्यकर्ताओं तक तो पहुंच जाए, लेकिन दूसरी तरफ नेताओं की फौज जो विपक्ष में खड़ी है उसकी मुश्किल यही है कि वह इस देश के लोगों के पेट से जुड़े सवाल नहीं उठा पा रहे हैं, उनके दिल और उनकी भावनाओं तक पहुंचने के काबिल हो नहीं पा रहे हैं। जो विजन इस देश को लेकर चाहिए और देश में अगर सत्ता मिल जाए तो हम क्या करने वाले हैं यह बताने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे में तमाम चीज़ों में अनुकूल परिस्थिति क्या बीजेपी के है और जिस लिहाज से बीजेपी चल रही है और वो अभी से उस मोड में आ चुकी है 2024 को लेकर, जेपी नड्डा का घूमना हो या सुशील मोदी का बिहार पर लगातार अब एक के बाद एक प्रहार करना हो। ध्यान दीजिए, देश के 16 राज्यों में बीजेपी अपने उन राज्यों को लेकर प्रचार की कमान सौंप भी चुकी है कि अब आप उसकी तैयारी कीजिए। प्लानिंग के इस परिस्थिति में यह कितना मुमकिन है या नामुमकिन है, दोनों परिस्थिति में विपक्ष सेंध कैसे लगाएगा, इस पर बात रविवार को होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।